वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी बेबी एमी के साथ में एक होटल की ओर जा रही होती है, क्योंकि आज एमी और तरर उसके बेटे एबी का बर्थडे होता है, तो वो उसे सेलिब्रेट करने के लिए जा रही थी। लेकिन इसके पहले कि यहाँ पर वह दरवाजे के अंदर जाए, वो दरवाजे के बाहर ही एबी के बर्थडे को सेलिब्रेट होता हुआ देख रही थी, जहाँ पर एबी विश मांग रहा होता है गद से कि काश मेरी फ्यूचर मम्मा कोई और नहीं बल्कि आंटी शीन हो। और यह बात सुनकर यहाँ पर जनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर जाओ उसके हस्बैंड के लिए सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, तो वो सभी से बस यही कहता है कि आजले में ये बच्चा है तो कुछ भी बोलता रहता है। एंड यहाँ पर शीन भी एवी को ऐसा कुछ कहने से मना करती है, बोलते हैं कि तुम्हारे डैड और मैं बस एक फ्रेंड्स है और हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जनी को पता होता है कि बच्चे अक्सर सच बोल दिया करते हैं, और तो यहाँ पर एबी की यही विश है कि वो यहाँ पर जेनी को अपनी मॉम कबूल करना ही नहीं चाहता है। फिर बाद में यहाँ पर जेनी एमी से उसके विश को मांगती है और पूछने लग जाती है, एंड एमी यहाँ पर बताती है कि मैं हमेशा अपनी मम्मा के साथ खुश रहना चाहती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो ठान लेती है कि वो इस बार अपने लिए कदम उठाकर ही रहेगी। फिर हमें यहाँ पर उसकी लाइफ का एक ग्लिम्स दिया जाता है, जहाँ पर हमें उस समय में ले जाया जाता है जहाँ पर वो प्रेग्नेंट थी, और वो एबी और एमी को पर्स दे रही थी। और यह जो प्रेगनेंसी वाला दिन था वो उसके लिए बहुत सीरियस था, जहाँ पर उसे किसी फैमिली मेंबर की कंसर्न चाहिए थी, स्पेशली हस्बैंड की। बट यहाँ पर जैसे कि वह अपने हस्बैंड को कॉल लगाती है, उसका कॉल कोई और पिक करता है और वह लड़की उसे बोल देती है कि हमें यहाँ पर डिस्टर्ब मत करो, तुम अगर बर्थ दे रही हो तो चुपचाप बर्थ दो, यहाँ पर हम हमारी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं। और इतने में यहाँ पर सामने से वो लड़की कॉल को कट कर देती है, जहाँ पर जनी तो धोखा कई सालों से खाती आ रही है, बट आज तक उसने कभी अपने लिए स्टेप लिया ही नहीं है। बट आज यहाँ पर वह अपने लिए स्टेप लेने वाली है। फिर बाद में यहाँ पर वह अंदर की ओर चली जाती है, जहाँ पर वह केक को मिडल में से कट करती है, एंड वो एबी से कहती है कि आज तुम्हारी मम्मा तुम्हारी विश पूरी करेगी, अब से तुम्हारी मॉम नहीं है। यहाँ पर एबी अपनी मम्मा जनी से कह रहा होता है कि मम्मा आप जब देखो तब यहाँ पर माहौल पिकार दिया करती हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पर आपके बनाए हुए किप्स अब ज्यादा पसंद नहीं है। एमी यहाँ पर अपने भैया से बोलने लग जाती है कि कुछ भी मत बोलो मॉम, यहाँ पर हर बार तुम्हारे लिए खुद से मेहनत कर केक बनाती है क्योंकि तुम्हें मिल्क से एलर्जी है। एंड यहाँ पर शन इस फैमिली में अपनी टांग लड़ाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि एवी को मिल्क से कुछ एलर्जी नहीं है, वो बस इसलिए तुम लोग सोच सके कि आज तक जिनी ने उसे मिल्क दिया ही नहीं होगा, लेकिन देखना जैसे तुम ये बार का के खाओगे तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। एंड यहाँ पर ईबी भी शीन की साइड ले रहा था और अपनी मम्मी के वो बिल्कुल अगेंस्ट था, लेकिन वो क्या ही बोल सकता है। अगर उसके डैड यहाँ पर उसे रोक ना रहे हो, उसे टोक ना रहे हो, तो यहाँ पर जनी साफ साफ जाओ से कह देती है कि एबी उसके पास रहेगा, और वो एमी को यहाँ से लेकर जा रही है। तो जैसे ही यहाँ से वह जाने लगती है, जय यहाँ पर उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम भी ना बच्चों की बातों को इतना सीरियसली क्यों ले लेती हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे कह देती है कि बच्चा सीरियस हो या ना हो, लेकिन इस बार मैं एकदम श्योर हूँ, और सीरियस भी। कल तुम मुझे यहाँ पर मैरिज ब्यूरो में भूलना, जहाँ पर हम हमारे डाइवोर्स पेपर्स को साइन करेंगे। इतना कहकर वहाँ से वह चली जाती है, जहाँ पर बाहर जाते ही हम देखते हैं फूशन को, एंड यहाँ पर फूशन उसे अपना कार्ड देता है, कहता है कि डाइवोर्स कर रही हो तो फिर तुम्हें मेरी जरूरत जरूर पड़ेगी। दोस्तों, हम यहाँ पर उस रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर शिव विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है, एंड यहाँ पर वो जैसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता शायद से वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है, तो मैं जाकर तुम्हें उसे मनाना चाहिए, बस जा। यहाँ पर उसके पीछे जाने से साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि रहने भी दो, ये लड़की कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव है, जितना मैं उसे समझाऊं उतना वो मेरे सर पर चढ़ती जाएगी। उसके सभी फ्रेंड्स भी यहाँ पर उसे सेम चीज कहते कि तुम्हें एक बार जाकर यहाँ पर अपनी वाइफ को कंफर्ट करना चाहिए, लगता है उसे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है। पर यहाँ पर जग को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। वो कहता कि जाने भी दो, कल मैं खुद उससे बात कर लूंगा और वो मेरी बात मान भी जाएगी। अभी फिलहाल हमें यहाँ का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पर उन सभी को प्रिंस ऑफ बेजिन की याद आती है, तो फिर वो लोग बोलने लग जाते हैं कि भाई वो स्पेशल पर्सन है, हमें उसे पर्सनली कॉल कर यहाँ पर बुलाना होगा। शीन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसे अभी यहाँ पर कॉल करके बुलाती हूँ। फिर हम वापस से उसी सीन में आ जाते हैं जहाँ पर हम फूशन और जेनी को देखते हैं, एंड यहाँ पर जेनी उसकी कार्ड को पढ़ती है, जहाँ पर उसका पूरा नाम किम फूशन होता है, और तो यहाँ पर वो एकदम टॉप क्लास का लॉयर होता है। पर यहाँ पर जनी उसे साफ साफ कह रही थी कि मिस्टर किम आपकी जो बजट है वो कुछ ज्यादा ही है। मिस्टर किम यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर फ्री कंसल्टेंसी तुम्हें दे सकता हूँ,
जेनी भी यहाँ पर उसे यही कहती है कि जन्नी के पास पैसे के अलावा देने के लिए और कुछ भी नहीं है। किम कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बहुत पहले से ही जानता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर प्रोफेसर वैंग याद होंगे तो फिर मैं उन्हीं का बेटा हूँ। लेकिन यहाँ पर तुमने मिड कोर्स में अपने इस कोर्स को छोड़कर कुछ और ज्वाइन कर लिया था। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है जहाँ पर जनी प्रोफेसर के पास जाकर अपनी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो इस कोर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। एंड यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर कि मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा डाइवोर्स हुआ तो इसमें क्या हुआ, ऐसे भी यह तो तुम्हारी लाइफ की न्यू शुरुआत है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ जहाँ पर मेरी डैड की हालत ठीक नहीं है तो फिर तुम चाहो तो उनका टेक केयर कर सकती हो और उसके बदले मैं तुम्हारा ध्यान रख लूंगा। पर यहाँ पर जेनी को ये फंडा कुछ समझ नहीं आता। बाद में यहाँ से वो चली जाती है एंड जैसे ही यहाँ से वो जाती है किम को आ जाता है किसी का कॉल। अब वो कोई नहीं बल्कि शनी होती है जो कि प्रिंस ऑफ बेजे यानी कि मिस्टर किम को कॉल करती है। बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पर हो। किम कहता है कि बस यहीं पर हूँ, मैं किसी स्पेशल पर्सन से मिल रहा था एंड वो स्पेशल पर्सन कोई और नहीं बल्कि उसके लिए जेनी ही होती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जाओ और उसका बेटा एबी घर पर आ जाते हैं जहाँ पर जाओ को अच्छे से पता होता है कि हमेशा की तरह यहाँ पर जनी उसका रात भर इंतजार करती है बट इस बार वो यहाँ पर नहीं है। दूसरा यहाँ पर जो एबी होता है उसके नेक पर बहुत इजनेस फील होने लग जाती है तो वो नोटिस करता है कि ये तो एलर्जी की वजह से हो रहा है। तो वो तुरंत ही चिल्लाकर यहाँ पर जनी को बुलाता है पर जेनी के बदले वहाँ पर स्टाफ आ जाती है जो कहती है कि मिस्टर एबी को यहाँ पर ये सब कैसे हो गया। मैडम तो यहाँ पर बेबी एबी की सारी के सारे डाइट पन का बड़ अच्छे से ध्यान रखा करती है। यहाँ पर जो जाव होता है वो साफ को ज्यादा बोलने से मना करता है एंड कहता है कि जाओ जाकर जनी को बुलाकर लाओ। बस स्टाफ उसे बताती है कि मैडम तो एमी को लेकर अपने मॉम डैड के घर पर चली गई है एंड यहाँ पर जाओ समझ जाता है कि यह तो कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही है। उसे लग रहा होगा कि मैं उसे बनाने जाऊंगा लेकिन जरूरत नहीं है देखना वो खुद ब खुद ही 2-3 दिनों में वापस आ जाएगी। फिर वो यहाँ पर स्टाफ को मेडिसिन के बारे में पूछने लग जाता है बट यहाँ पर स्टाफ को मेडिसिन के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। तो फिर वो स्टाफ पर चिल्लाने लग जाता है और एबी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर एबी आराम कर रहा होता है। यहाँ पर ये भी अपने डैड को समझा रहा था कि आप प्लीज आंटी शीन को चिल्लाना मत क्योंकि ये सब आंटी शन की वजह से नहीं हो जाए, यह सब कुछ मम्मा की वजह से हो रहा है। आंटी शन ने कहा था ना कि मेरी मम्मा ने मुझे पहले से मिल्क प्रोड्यूस नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पर मुझे मिल्क से एलर्जी होती है। वरना अगर मम्मा ने मुझे मिल्क पहले ही पिलाया होता तो फिर यह सब नहीं हो रहा होता और मिल्क प्रोडक्ट से मुझे एलर्जी कभी नहीं होती। यहाँ पर उसका डांट से आराम करने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है जहाँ पर जाव की नींद खुल जाती है। जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे पानी का ग्लास मिलता ही नहीं है। तब उसे याद आता है कि ये सारे काम तो यहाँ पर जेनी क्या करती थी। और जैसे ही यहाँ पर वो हॉलवे से गुजर रहा था वहाँ पर वह एपी से बोलता हुआ सुनता है कि मेरे कप में पानी भी नहीं है और मेरे ब्रश में टूथ पेस्ट भी नहीं लगा है। जहाँ पर स्टाफ उसे बताती है कि बेटा ये सारे काम आपकी मॉम पर्सनली आपके लिए किया करती थी और वो अब नहीं है तो ये काम मुझे ही आपके लिए करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पर उनके टेबल पर रूखा सूखा ड्राइड ब्रेड होता है जो कि ना एबी खा पाता है और ना ही उसके डैड। जाओ तो फिर यहाँ पर जाओ स्टाफ को स्काउट ब्रेड या फिर स्काउट एग बनाने के लिए बोल देता है एंड स्टाफ यहाँ पर उससे माफी मांगने लग जाती है। कहते कि रोज सुबह का ब्रेकफास्ट मैडम ही प्रिपेयर किया करती थी और यहाँ पर स्काउट एग उन्हीं बनाने आता है, हम में से किसी को भी नहीं। फिर हमें यहाँ पर मॉर्निंग का सीन बताया जाता है जहाँ पर जनी अर्ली मॉर्निंग उठकर अपने बेटे और अपने हस्बैंड के लिए स्काउट एग बनाया करती थी और यहाँ पर वो हर एक प्रोसेस को मिनट बाय मिनट फॉलो करती थी ताकि वो परफेक्टली कुक हो एंड यहाँ पर उस खाने की वजह से एबी को कुछ इफेक्ट ना हो। फिर हम वापस से यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर जाओ स्टाफ से कह देता है कि जाकर आई मैडम को कॉल करो और उनसे कहना कि घर तुरंत ही जल्दी से वापस आ जाए। तो फिर स्टाफ यहाँ से चली जाती है मैडम को यानी कि रनी को कॉल लगाने के लिए। यहाँ पर जाव सोच रहा होता है कि अब तो एक दिन तो पूरा होने आया है, आखिर ये कब तक घर पर लौटेगी। इतनी में यहाँ पर स्टाफ आकर बताने लग जाती है कि मैडम ने मुझे कॉल पर मना कर दिया, उन्होंने कहा कि वो वापस नहीं आने वाली है। ये सुनते ही यहाँ पर की होश और आवाज उड़ जाते हैं बट अभी भी यहाँ पर वह अपने लल वर्ल्ड में होता है यानी कि डेलूजन वर्ल्ड में, जहाँ पर उसे लग रहा होता है कि क्या पता वो वहाँ पर मेरे लिए लंच प्रिपेयर कर रही हो और वो डायरेक्टली लंच लेकर ऑफिस आ जाएगी। और तो लंच लेकर जब वो ऑफिस आएगी तब मुझसे माफी भी मांगने की, तब मैं उसे दिखाता हूँ कि अकर करना किसे कहते हैं और यह सारी चीजें।
तो वो अपने दिमाग में इमेजिन तक कर लेता है। इसके बाद में यहाँ पर जाओ कंपनी में पहुँच जाता है, जहाँ पर वह अपने असिस्ट के साथ में अपनी शेड्यूल के बारे में डिस्कशन करता है। जैसे ही यहाँ पे वो अपने कबी में दाता है, वहाँ पर वो एक लंच बॉक्स को देखता है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। खुश से ज्यादा तो उसके अंदर ईगो भरा हुआ होता है। वो कहता है कि देखा फाइनली आ ही गई ना, नील डन करके मुझसे माफी मांगने के लिए। एंड जैसे ही वो लंच बॉक्स को ओपन करने वाला था, इतने में यहाँ पर उसे शीन का कॉल आ जाता है। तो उसे कहने लग जाती है कि अब तक तो तुम कभी में पहुंच गए रहोगे और तुम्हें मेरा लंच बॉक्स मिल गया रहेगा। तब जाकर उसे पता चलता है कि यह बॉक्स यहाँ पर जेनी ने नहीं बल्कि शी ने उसके लिए बना है। एंड शी यहाँ पर खास तौर से जैसे कहती है कि देखो मैं ऐसी मेहनत किसी के लिए नहीं करती हूँ, तो फिर मेरे लंच बॉक्स को जाया मत जाने देना। वो कॉल कट कर यहाँ पर अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है। एंड जैसे ही असिस्टेंट आता है, वो उसे पूछने लग जाता है कि यहाँ पर दोपहर में मैडम नहीं आई थी लंच बॉक्स को डिलीवर करने के लिए। तो असिस्टेंट बताते हैं कि नहीं, मैडम का तो यहाँ पर नाम और निशान तक नहीं है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जाओ अपनी बिजनेस मीटिंग में होता है, जहाँ पर बार बार जेनी उसे कॉल ही किया जा रही थी। एंड तब जाकर उसके दिल को तसल्ली मिलती है कि फाइनली अब आ गई ना अपनी लाइन पर। और वो सा कॉल पिक कर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी लंच कर दिया है, तो फिर लंच बॉक्स मत बजवाना। बट यहाँ पर जेनी लंच के बारे में नहीं बल्कि उसके दावर्स के बारे में बात कर रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, कल मैंने तुमसे कहा था ना कि टाइम से यहाँ पर पहुँच जाना, लेकिन तुमने आने में देरी कर दी। ऐसे ही मैंने पेपर्स को साइन कर दिया है। यह सुनते ही यहाँ पर जाओ को तो बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो उसे सुनाना शुरू कर देता है कि तुम अपनी होश और आवाज में भी हो या फिर नहीं, तुम्हें पता है ना डावर्स के बाद तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं रहोगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? जेनी कहती कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश जरा सभी नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें एक रियलिटी चेक दे रही हूँ कि अब मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने रास्ते चलने के लिए। और हाँ, तुमने सही कहा कि मैं तुम हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, तो इसमें क्या हुआ, मैं अपनी लाइफ खुद बखुदा बिल्डअप कर सकती हूँ। मुझे बस मेरी बेटी एमी का साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। और रही बात उस पेपर्स की, तो चुपचाप उसे साइन कर देना, क्योंकि अब मुझे ना तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी जरूरत है। मैंने यहाँ पर अपने 100% एफर्ट्स डालकर देख लिए हैं, लेकिन हर एक बार एफर्ट्स डालने पर भी तुम्हें उस एफर्ट्स की अहमियत समझी नहीं है। तो यही मेरे लिए बेटर होगा अगर मैं खुद का रास्ता खुद चुन लूं। तो इतना कहकर यहाँ पर वह कॉल को कट कर देती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी कार में बैठकर निकल पड़ती है, लेकिन वह अपनी कार को एकदम स्पोर्ट्स कार की तरह चला रही होती है। एंड उसकी कार के पीछे यहाँ पर किम की कार भी होती है, जो किम उसका पीछा कर रहा था। एंड यहाँ पर किम अंदर से महसूस कर पा रहा था कि यहाँ पर जेनी अपने प्रीवियस टाइम में वापस चली जाए, जो बहुत बेहतर होगा। यानी कि जेनी अपने समय में एक बहुत अच्छी कार रेसर हुआ करती थी और यहाँ पर उसने कई सारे मैचेस जीते भी थे, लेकिन ना जाने कि उसने अपने करियर को छोड़कर एक हाउसवाइफ बनने का सोचा। और तो यहाँ पर बहुत होप कर रहा था कि जेनी के साथ फ्यूचर में जो कुछ भी हो वो बड़े ढंग से हो। लेकिन फिर इतने में यहाँ पर उसे स्कूल से कॉल आने लग जाता है, तो फिर वह कार को तुरंत ही रोक देती है। एंड ये कॉल होता है एमी और एमी के टीचर्स का, जो कि यहाँ पर उसे कॉल कर रही होती है। टीचर यहाँ पर जेनी को स्कूल आने के लिए कहती है, यह बोलते हुए कि एबी ने अपने स्नैक्स में कोई तो कैंडीज लाई थी, जिसे खाने के बाद बच्चों के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर आपको एज अ मदर यहाँ पर आना ही होगा। उसे कम्फ्रे यहाँ पर जेनी आने से मना कर देती है और वो टीचर को साफ साफ क्लियरेंस दे देती है कि यहाँ पर मेरा और एबी का रिश्ता अब नहीं रहा और मैं एबी की मॉम नहीं हूँ। अगर आपको कुछ तकलीफ है तो आप एबी के डैड को कॉल करके यहाँ पर बुला सकते हो। दूर से ही वहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर से फोन छीनना शुरू कर देते हैं एंड कहते हैं कि अभी इस लड़की का फोन मुझे यहाँ पर दो, मुझे उसकी मॉम से बात करनी है, उसकी वजह से हम सबके बच्चों का पेट खराब हो चुका है। बाद में यहाँ पर जेनी को याद आता है कि एमी भी वहीं पर है, तो कहीं उसने वो कैंडीज नहीं खा ली हो। तो फिर यहाँ पर वो टीजर से फोन एमी को देने के लिए कहती है, जहाँ पर एमी उसे बताती है कि एबी ने तो मुझे एक भी कैंडी का पीस नहीं दिया, यह कहते हुए कि मैं एकदम मोटी हूँ और मैं पिग जैसी दिखती हूँ। एंड तब जाकर यहाँ पर जेनी के दिल को तसल्ली मिलती है कि एमी की हेल्थ एकदम सुरक्षित है। फिर बाद में यहाँ पर वो एमी से पूछती है कि आखिर एबी को ये कैंस थी किसने दी, तो यहाँ पे एमी बता देती है कि आंशन ने। बाद में यहाँ पर वो कॉल को कट कर कॉल लगा लेती है अपनी स्टाफ को। अने सब बोलने लग जाती है कि मैडम शीन को कॉल करके कह देना कि उसने एबी को जो कैंडीज दी थी वो सभी बच्चों को और उसके पेरेंट्स को बहुत पसंद आई है, तो बेहतर होगा अगर वो और कैंडीज लेकर वहाँ पर पहुँच जाए। तो एंड ये तो बस एक चाल होती है हमारी जेनी की, ताकि यहाँ पर जो कर्म शीन ने किया है उसे उसकी सजा मिलकर ही रहे।
एंड यहाँ पर शन बड़े कॉन्फिडेंटली स्कूल के अंदर चली जाती है, मन में यह सोचते हुए कि आज सभी के सामने मैं प्रूफ कर ही दूंगी कि मैं कितनी अच्छी मम्मा बन सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उन सब के लिए वैक्स कैंडीज लेकर आ जाती है और इन सभी लोगों जो है वो उसकी बात सुनने के बाद उस पर बड़े गुस्सा करने लगते हैं। और तो यहाँ तक वो लोग तो शन को थप्पड़ तक लगा देते हैं। और तो यहाँ पर सभी पेरेंट्स मिलकर उसे पढ़ा पते। फिर इसके बाद में यहाँ पर जाओ, शीन औरत और एबी एक साथ घर पर होते हैं, जहाँ पर जाव उसकी मरम पत्र कर रहा होता है। नित्य में यहाँ पर जैनी आ जाती है तो फिर जैनी को देखकर शन बोलने लग जाती है कि लगता है मेरी बहन बहुत ज्यादा गुस्से में है, लेकिन यहाँ पर वो उसे इग्नोर करते हुए रूम की ओर बढ़ जाती है, जहाँ पर जा उसे दूसरी कपड़े लाने के लिए कहता है, क्योंकि क्या है ना शीन के कपड़े जो खराब हो गए थे। बट यहाँ पर जनी कपड़े लाने के बदले पूरा सूटकेस ही लेकर आ जाती है। यहाँ पर शीन को समझ नहीं आ रहा होता कि आँख चल क्या रहा है, बट वो खाली नाटक कर रही थी। उसे अंदर से सब कुछ पता होता है कि आखिर वो क्या कर रही है और उस चीज का यहाँ पर इम्पैक्ट क्या हो रहा है। फिर बाद में यहाँ पर जाओ से बोलने लग जाता है कि लगता है अभी तक तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर जब उसे कुछ रिस्पांस नहीं करती, साथ साथ यहाँ पर वो अपनी वेडिंग रिंग को निकालकर कॉफी टेबल पर रख देती है, जिसके बाद में यहाँ पर शीन उठकर उसके पास आती है और उसे एक बॉक्स ओपन करके देती है एंड कहती है कि मुझे पता था और जाओ को भी पता था कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए यहाँ पर जाओ ने मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर करने के लिए कहा था। एंड यहाँ पर वो उसे वो नेकलेस दिखाने लग जाती है, जहाँ पर जनी उस नेकलेस को देखती है एंड वो वही सेम नेकलेस शीन के गले पर भी देखती है। कहते हैं कि लगता है ये सेम नेकलेस तुम्हारे गले में है, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारे गले वाला नेकलेस मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है। यहाँ पर शीन मन में कह रही होती है कि लगता है इसे फेक और रियल में फर्क समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर शीन ने जो उसके लिए नेकलेस लाया हुआ था वो फेक था और जो यहाँ पर जाने उसे पैसे दिए थे उससे उसने खुद के लिए रियल वाला नेकलेस खरीद लिया था। शीन बोलती कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरा नेकलेस पसंद है तो तुम उसे रख सकती हो। एंड यहाँ पर बेटे जग वो अपना नेकलेस निकाल देती है, जहाँ पर जनी भी उसे फेक नेकलेस बनाकर बोलने लग जाती कि देखा यह वाला नेकलेस तुम पर न जाने के कुछ ज्यादा ही सूट हो रहा है। और दर हमें यहाँ पर पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर शन रास्ते से गुजर रही थी एंड यहाँ पर स्टॉल पर बैठी एक लड़की के पास वो नेकलेस होता है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा ही सस्ता था एंड वो नेकलेस वहीं ले लेती है ताकि वो ये नेकलेस जनी को दे पाए। और साथ ही साथ हम यहाँ पर बेजे में आ जाते हैं, जहाँ पर जनी अपने हाथ में हुए नेकलेस को डस्टबिन के अंदर फेंक देती है। तो फिर यहाँ पर शीन महान बनने का नाटक शुरू कर देती है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो, इतनी प्रेशियस चीज को डस्टबिन में फेंक रही हो। जेनी कहती कि अगर उस प्रेशियस थिंग के लिए तुम्हें इतना ज्यादा बुरा लग रहा है तो फिर क्यों ना तुम स्पेशल चीज को खुद ले लो, तो तुम्हें उसका वर्थ खुद ब खुद समझ आ जाएगा। यहाँ पर शन कहते हैं कि तुम मुझसे झगड़ क्यों रही हो। जेनी कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पर झगड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर चीजें सॉर्ट करने के लिए आई हूँ। एंड यहाँ पर वो अपने बैग में से डावर्स के एग्रीमेंट्स बाहर निकाल देती है और तो यहाँ पर वो जाओ से कह देती है कि पेपर्स को ध्यान से पढ़ लेना और कोई मिस्टेक ना मिले तो उस पर साइन कर देना। जाओ कहता है कि ठीक है, अगर तुम यहीं जाती हो तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। एंड यहाँ पर वोन डावर्स पेपर्स को पढ़ने लग जाता है, जहाँ पर एल मनी के नाम पर जनी को 60 मिलियन और एक घर मिलना ही चाहिए। वो कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही नहीं मांग लिया। जनी कहता है कि क्यों, यहाँ पे मैं 7 साल से घर को संभाल रही हूँ, तुम्हारी सारी चीजें करती आ रही हूँ, इतना तो मैं रिजर्व करती ही हूँ। अगर लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पैसे तो कुछ ज्यादा ही है, तुम्हारे एसेट्स इक्वली मुझ में पटने चाहिए, पर तुम खुशी मनाओ कि मैं यहाँ पर सिर्फ 60 मिलियन और तोरे घर ही जाती हूँ। एंड यहाँ पर ए भी आ जाता है अपनी मम्मा को सना लेने के लिए। वो कहता है कि अरे मरीड इतना हार्ड वर्क करते हैं, वो आपको इतने सारे पैसे क्यों देंगे। यहाँ पर जनी उसे इस मामले से बाहर रहने के लिए कहती है। यह बोलती है वकीवा एक बच्चा है और यहाँ पर ए भी बड़ा बदतमीज होता है, क्योंकि यहाँ पर उसके डैड उसे सुना जो नहीं रहे थे, उसे समझा भी तो नहीं रहे थे। वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि एक बार डाइवोर्स हो जाने दो, मुझे आप जैसी ममा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैनी भी यहाँ पर जैसे साफ साफ कर देती है कि तुम ऐप को अपने पास रख सकते हो, लेकिन ऐप की कस्टडी मेरे पास ही रहेगी और एग्रीमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जा यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हें पता है, मुझे तो लगा था कि 2 दिन बाद तुम मुझसे माफी मांगने के लिए आओगी, लेकिन लगता है यहाँ पर तुम कुछ ज्यादा ही ईगो से भरी हुई हो। बट फिर भी मैं देखना चाहती हूँ
कि आखिर तुम मेरे बिना कैसे रह सकती हो। एंड यहाँ पर जब बिना कुछ सोचे समझे सीधा डाइवोर्स पर्स पर साइन भी कर देता है, जिसके बाद में यहाँ पर जेनी एमी को लेकर चली जाती है एंड यहाँ पर शीन अपना काम करना शुरू कर देती है एंड यहाँ पर वो सब बोलने लग जाती है कि देखा वो कितनी बुरी इंसान है, उससे तुमसे 60 मिलियन मांगे ना जाने क्या सोचकर वो तुमसे 60 मिलियन मांग रही है। मुझे तो ऐसी लड़कियां बड़ी हिपोक्रेटिस। फिर बाद में यहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ 60 मिलियन वाला जो एली मनी मनी होता है वह सीधा टनी को ट्रांसफर भी कर देता है। शीन कहते हैं कि तुमने इतना जल्दी उसे ट्रांसफर क्यों कर दिया। कहता कोई बात नहीं, जाने भी दो, ऐसे मुझे यहाँ पर कोई हसल क्रिएट नहीं करना है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज के सामने कॉन्फ्रेंस रूम में होता है एंड यहाँ पर वो हर एक के एग्रीमेंट को पढ़ रहा था। तो फिर एक एक कर वो उन सभी को ताने माने लग जाता है एंड कहता है कि तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते, नेक्स्ट टाइम से रिपोर्ट बनाना मत, बस अपने दिमाग में रखना, क्योंकि क्या है ना तुम्हारी वजह से कंपनी के पेपर्स बर्बाद हो रहे हैं। एंड यहाँ पर सभी के बीचों में डर का माहौल बना हुआ था। फिर उसके बाद में यहाँ पर कॉल आ जाता है जनी का, जहाँ पर जैसे ही वो जनी का कॉल पिक करता है उसके हाव भाव तो बदल ही जाते। उसके एम्प्लॉयज को यह लग रहा था कि कहीं बॉस को किसी गोस्ट ने पोजेस तो नहीं कर लिया है। एंड यहाँ पर वो जनी के सामने बड़े प्यार से बात कर रहा था। जनी उससे माफी मांगती उसे डिस्टर्ब करने के लिए। किम कहते कि इसमें क्या हुआ, ऐसे भी मैंने तुम्हें अपना कार्ड इसी काम के लिए तो दिया था। एंड जनी यहाँ पर उसे किसी चीज को हेल्प मांगने लग जाती है। किम कहता है कि जरूर मैं तुम्हारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा और मुझे जानकर खुशी हो रही है कि फाइनली तुम वो अपने पुराने वर्ल्ड से बाहर आ चुकी हो, लेकिन हाँ डैड अभी ठीक नहीं है और वो बार बार तुम्हारे बारे में बात करते रहते हैं। तो फिर जनी यहाँ पर रेडी हो जाती है उसके डैड से मिलने के लिए और तुरंत यहाँ पर वो जनी को एड्रेस सेंड कर देता है। सभी एम्प्लॉयज यहाँ पर कॉट कट होने के बाद किम को पूछने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा बड़ा क्लाइंट था जिसकी आवाज को सुनकर आप बहुत खुश हो गए थे। एंड किमी यहाँ पर ब्लश ही करने लग जाता है, जहाँ पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मिस्टर किम से स्माइल तक कर सकते हैं। बाद में हम यहाँ पर जेनी को देखते हैं जो कि स्टॉक ट्रेडर से मिलती है एंड यहाँ पर वो ट्रेडर को अपने 60 मिलियन सारे के सारे एक साथ दे देती है, यह कहते हुए कि उसे यह कंपनी पर पूरे के पूरे शेयर्स बाय करने हैं। यह बात सुनकर वो शॉक हो जाता है, कहता है कि पूरे के पूरे 60 मिलियन इसी में मुझे इन्वेस्ट करने हैं। जनी कहती है कि हाँ। फिर बाद में वो ट्रेडर यहाँ पर उसे नेगेटिव पॉइंट्स बताने लग जाता है कि अभी 60 इन्वेस्ट तो कर रही हो, लेकिन क्या पता 1-2 हफ्ते पास सिर्फ 10 मिलियन बचे। जनी कहते कि उसकी चिंता तुम मत करो, 2 वीक के अंदर अंदर का स्टॉक प्राइस डबल होने वाला है। और यह बात सुनते ही यहाँ पर वो ट्रेडर शॉक हो जाता है कि आखिर अंदर की बातें जेनी को कैसे पता है। बाद में यहाँ पर वो स्टॉक ट्रेडर जेनी को लिफ्ट तक छोड़कर आ जाता है और जेनी के जाने के बाद वो तुरंत ही यहाँ पर मिस्टर किम को कॉल लगाकर बताने लग जाता है कि मिस्टर किम यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैडम ने मुझे पूरे के पूरे 60 मिलियन एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कह दी है, कहीं ये रिस्की तो नहीं है। वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, उसके पास बहुत ज्यादा दिमाग है और वो सोच समझ के ये सब कुछ कर रही है। और ऐसे भी उसने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया उसमें मेरे भी कुछ पैसे लगा दो, मैं भी यहाँ पर प्रॉफिट अर्न जो करना चाहता हूँ। बाद में हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जहाँ पर जाओ तक भी ये खबर पहुँच गई होती है इन्वेस्टमेंट को लेकर, जहाँ यहाँ पर हम मुस्कुराने लग जाता है एंड कहता है कि लगता है ये बहुत जल्दी घर आने वाली है, मुझे तो लगा था कि 1-2 महीने लगेंगे, बट इस स्टॉक की बात सुनने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसे घर तो लौटना पड़ेगा ही। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर जेनी और एमी को देखते, जहाँ पर जेनी अपने प्रोफेसर वैंग से मिल लेकर निकल पड़ती है और जैसे ही यहाँ पर वह घर के अंदर जाती है स्टाफ यहाँ पर उसे इंतजार करने के लिए बोलती है। एंड जब यहाँ पर वह वेट कर रही थी तो उसकी नजर आसपास जाती है और वह आसपास में वो एक व्हाइट बोर्ड को देखती है जिसके अंदर मैथ्स का एक क्वेश्चन लिखा हुआ होता है। तो वो तुरंत ही मुस्कुराते हुए उस बोर्ड की ओर बढ़ जाती है एंड मार्क उठाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाती है। एंड जब वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी तब हम यहाँ पर पुरानी वाली जनी को देखते हैं जो कि स्कूल समय में थी एंड वहाँ पर वो जनीज ठीक वैसी ही थी, हर एक प्रॉब्लम्स का सलूशन उसके पास रहता था। एंड जैसे ही उसका प्रॉ सॉल्व हो जाता है इतने में ही कुछ बॉयज वहाँ पर आ जाते हैं जो कहने लगते हैं कि तुम कौन हो और अंदर कैसे घुसी। फिर हमें समझ जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर वैंग के स्टूडेंट होते हैं। एंड उन स्टूडेंट की नजर पहुंच जाती है उन बोर्ड तक जहाँ पर वो लोग सलूशन को देखकर शॉक हो जाते हैं, कहती कि आखिर इस लड़की ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर लिया, कहीं ये प्रोफेसर वैंग की स्टूडेंट तो नहीं है। लेकिन उनमें से एक स्टूडेंट बताता है कि नहीं, प्रोफेसर वैंग तो कभी भी
फीमेल स्टूडेंट्स को एग्जाम किया ही नहीं करते थे, क्योंकि पता है एक बार ऐसा हुआ था, उनकी कोई दो तो फीमेल स्टूडेंट थी जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट थी, बट यहाँ पर हेल्थ इश्यूज की वजह से और फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उसे ड्रॉप आउट लेना पड़ा, जिस वजह से उनके पढ़ाई पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। फिर इसके बाद में इतने में यहाँ पर प्रोफेसर वंग की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग प्रोफेसर वंग से ज्यादा बना रहे थे। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स बताने लग जाते हैं कि ये मैडम ने आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल दिया है। तो फिर प्रोफेसर वैंग गौर से उसे देखने लग जाते हैं। साथ साथ यहाँ पर जेनी जो होती है वो अपनी बेटी को प्रोफेसर से इंट्रोड्यूस भी करवाती है, जहाँ पर एमी प्रोफेसर को ग्रैंडपा कहकर पुकारती है। फिर हमें पास का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर कंफर्म कर रहे थे जेनी से कि वह पक्का इस कोर्स को छोड़ना चाहती है। एंड जेनी का डिसीजन एकदम फर्म था, जिससे प्रोफेसर को बड़ा गुस्सा आया था। एंड उन्होंने तो जेनी को कह दिया था कि अगर तुम्हें किसी ने पूछा कि तुम्हारा प्रोफेसर कौन था तो मेरा नाम कभी भी मत लेना। हम यहाँ पर वापस से रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर जेनी सोच रही थी कि किम ने तो मुझे कहा था कि प्रोफेसर वैंग की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, लेकिन इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। फिर प्रोफेसर यहाँ पर उन दोनों को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं बात करने के लिए। बाद में यहाँ पर जेनी प्रोफेसर से जॉब के बारे में पूछने लग जाती है। एंड इतने यहाँ पर एंट्री हो जाती है किम की, जो कि एकदम मस्कुलर मैन की तरह दिख रहा होता है। एंड जेनी की भी नजर उस पर थी। एंड किम तुरंत ही आते ही अपने डैड को उठाकर बेड पर जबरदस्ती लिटने डैड को बोलने का मौका तक नहीं देता। एंड यहाँ पर जानबूझकर वो पिलो पर डस्टिंग करने लगता है, क्योंकि उसे पता है डस्ट की वजह से डैड को खांसी आएगी, और उसके डस्ट खांसने भी लग जाते हैं। किम कहता है कि देख रही हो जनी मेरी डैड की हालत क्या हो चुकी है। यहाँ पर उसके डैड कुछ बोलना चाहते हैं, बट वो अपने डैड को बोल नहीं देता। एंड कान लगाकर बस हाँ करता रह जाता है और बोलता है कि मेरे डैड ने कहा है कि अगर तुम जाकर वो ओलंपिक मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर दोगी तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। यहाँ पर मिस्टर बैंग अपने मन में बोल रहे होते हैं कि मैंने तो कुछ कहा नहीं है, और ये अपने मन से साई जैसे बोले जा रहे हैं और मुझे बोलने का मौका भी नहीं दे रहा है। एंड यहाँ पर एमी होती है जो बेड पर चढ़ जाती है, कहती है कि ग्रैंडपा मैं भी आपकी हेल्प करूंगी ताकि आप पहली सांस ले पाओ। जनी यहाँ पर खुश हो जाती है, क्योंकि ओलंपिक्स के मैथ्स क्वेश्चन सॉल्व करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता है, और वो एमी को लेकर नीचे चली जाती है। जनी के वहाँ से जाने के बाद प्रोफेसर बैंक अपनी छड़ी को उठाकर अपने बेटे किम को मारने लग जाते, कहते कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथ में कितना ज्यादा पेन हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रहा हूँ। किम कहता है कि वही तो मैं चाहता था। एंड ये सुन के यहाँ पर उसकी डैड को तो बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक बार मुझे उठने दो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। वो कहता है कि ठीक है, अब तब तक आराम करिए, मैं थोड़ा टाइम में आता हूँ। एंड वो तुरंत ही नीचे की ओर चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर जनी नीचे बैठकर क्वेश्चंस को देख रही होती है। सभी के सभी स्टूडेंट्स को यही होता है कि तुमने एक क्वेश्चन ही तो सॉल्व किया है, तुम यहाँ पर बाकी के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाओगी। तुम्हें पता भी है कि प्रोफेसर बैंक के क्वेश्चंस कितने ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। उनका आंसर बड़ी सिंपली निकल आता है, लेकिन उसके दिमाग पड़ा लगाना पड़ता है। तो फिर वहाँ पर एक स्टूडेंट बोलने लग जाता है कि तुमने देखा नहीं, इन्होंने बोर्ड पर लिखे क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर दिया, तो मुझे लगता है कि शायद से वो सारी चीजें भी सॉल्व कर पाएंगे। एंड बाद में यहाँ पर जेनी चीजों को सॉल्व करना शुरू कर देती है। दोस्तों हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जो कि एमी के साथ अच्छे से स्केच बुक में उसका स्केच करने में साथ दे रहा था। एंड यहाँ पर जनी की नजर उन दोनों पर जाती है, जहाँ पर उन दोनों को देखकर जनी को याद आ जाती है जाओ की कि उसके मैरिज में उसने जाओ से इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था कि वो एमी को भी उतना ही समय देगा जितना वो एबी को दिया करता था। और वो ये जो सिनेरियो देख रही थी वो जाओ और एमी से एक्सपेक्ट कर रही थी, पर यहाँ पर जाओ ने कभी उसकी एक्सपेक्टेशंस पर कोई काम किया ही नहीं था। फिर वह अपने काम में वापस से लग जाती है, जहाँ पर वह सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। एंड सभी के सभी स्टूडेंट्स उस आंसर्स को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं एंड कहते कि प्लीज आप हमें भी ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से फटाफट आप चीजें सॉल्व करती हो वैसा हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोफेसर अगर हमें एक क्वेश्चन देते हैं तो उस एक क्वेश्चन को करने में हमें एक हफ्ता लग जाता है। ना जाने हम यहाँ पर ALI कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। एल वाले कंपटीशन को सुनकर जनी को लगता है ये कुछ जाना पहचान सा कंपटीशन लग रहा है, और इसमें से एक स्टूडेंट उसे रिकमेंड भी करता है कि क्यों ना आप उसमें पार्टिसिपेट करो। एंड जनी को याद आता है कि ये वर्ल्ड कंपटीशन होता है, तो फिर यहाँ पर वो बोलने लग जाती है लेकिन रजिस्ट्रेशन तो मैंने किया नहीं है। तो वो लोग रजिस्ट्रेशन की डेट चेक करते हैं
एंड पता चलता है कि अभी भी उसके पास टाइम है क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो वो फटाक से अपना लैपटॉप निकालकर रजिस्ट्रेशन को पूरा कर देती है। वहाँ पर उनमें से एक सुने जनी को क्रिट जरूर करता है कि तुम्हें पता भी है वो कंपटीशन कितना ज्यादा टफ है, वहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम वहाँ तक पहुँच पाओगी। जेनी कहती कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाली हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो स्टूडेंट्स उसे क्वेश्चंस के बारे में पूछने लग जाते हैं और ऐसा करते करते रात हो जाती है। फिर यहाँ पर जनी के मन में बस यही चल रहा होता है कि वो अपने ड्रीम्स को एक बार फिर से अकम्प्लिश यानी कि पूरा कर ही रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर हम किम को देखते जो कि एमी को उठकर बेडरूम तक लेकर आ रहा होता है क्योंकि वो बपा थकान के मारे सो चुकी थी। प्रोफेसर यहाँ पर किम को इस हालत में देखकर खुश नहीं थे। वो कहते कि तुम किसी और की बच्ची को अपना बेबी बनाना चाहते हो एंड यहाँ पर किम बड़ा मजा गया होता है। वो यहाँ पर एमी के कान में बोल रहा था कि डैड है अंकल बहुत अच्छे, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर वो अपने अंकल यानी कि किम खुद की तारीफ किया करें। फिर बाद में यहाँ पर प्रोफेसर जो है जेनी का सारा पेपर्स चेक करने लग जाते हैं और उन्हें बड़ा प्राउड फील होता है। वो कहते हैं कि कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन ध्यान रख स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देना ना भूलना। एंड जनी भी यहाँ पर खुश हो जाती है। साथ साथ वो उसे ALI रजिस्ट्रेशन के बारे में बता भी देती है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। दोस्त, हम यहाँ पर एबी और शीन को देखते जहाँ पर वो दोनों मिलकर एबी के प्रोजेक्ट को कर नहीं रहे होते बल्कि शुरुआत कर रहे होते, जहां पर खुद शीन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे बनाती कैसे। एबी यहाँ पर अपनी मम्मा की तारीफ करता है कि मेरी मम्मा होती तो वो अब तक बना देती, वो हमेशा बहुत जल्दी प्रोजेक्ट्स को बना दिया करती है। एनी सुनकर शन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ पर ऑनलाइन उस प्रोजेक्ट के बारे में ढूंढने लग जाती है जहाँ पर उसे रेडीमेड पीस मिल जाता है, तो वो उसे ऑर्डर कर देती है। एंड ABC कहते हैं कि तुम जाकर सो जाओ, तुम मॉर्निंग में उठोगे ना तब पर तुम्हारी इस आंटी जी ने तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया होगा। बाद में हम यहाँ पर जनी को देखते जो कि एमी को लेकर बेडरूम में जा रही थी एंड एमी की नींद खुल जाती है, जहाँ पे वो बोलती है कि डैड है अंकल अच्छे। जनी को समझ नहीं आता कि ये क्या बोल रही है। एमी बोलती है पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कान के यहाँ पर ही बोला, तब मैं बोलने लगी, लेकिन अंकल सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एंड यहाँ पर जनी उसके जाने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर स्कूल का टाइम आ जाता है, जहाँ पर यह भी स्कूल के बाहर शीन का वेट कर रहा था एंड यहाँ पर जेनी एमी के साथ जा रही थी, तो फिर ये भी यहाँ पर एमी का मजाक उड़ा रहा था कि देखना मेरा प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा होने वाला है। बट यहाँ पर जेनी चुपचाप एमी को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर शीन फटाक से वो बेसे बक्से को लेकर आती है और क्लासरूम में जाकर एक्सीलेंट वाला स्टिकर खुद ब खुद लगा लेती है। टीचर यहाँ पर उस पर चिल्लाती भी है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये फर यहाँ पर बच्चे अक्सर प्रोडक्ट्स को वोट किया करते, तुम यहाँ पर खुद बखुदा आने लग जाती है कि लगता तुम्हें पता नहीं है कि एबी के डैड कौन है, और अगर पता है तो अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर होगा। इसके बाद में सभी लोग यहाँ पर ऑडिटोरियम में होते हैं, जहाँ पर शीन की एंट्री होती है जग के साथ में एंड यहाँ पर जनी उन दोनों को एक साथ स्कूल में देखकर शॉक होती है। फिर हमें यहाँ पर पास के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर जनी जाव से कह रही थी कि स्कूल में आने के लिए क्योंकि स्टूडेंट और पेरेंट्स का मीटिंग है। बट यहाँ पर जाओ ने कभी स्कूल की चीजों में इंटरेस्ट लिया ही नहीं, बट इस बार तो वो बड़े थान छान से आया है। फिर इसके बाद में इस इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर सबसे एक्सीलेंट प्रोजेक्ट सभी को दिखाया जाता है। तो फिर यहाँ पर स्टेज पर आ जाता है एबी अपने उस बक्से को लेकर, सभी लोग बोलने लगते हैं कि एक्सीलेंट प्रोजेक्ट है, तो फिर बॉक्स तो हटाओ, हमें उस प्रोजेक्ट के मास्टरपीस को देखने दो। लेकिन यहाँ पर एबी उस बॉक्स को हटाने के लिए रेडी था ही नहीं और वो बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा था। तो फिर शन खुद ब खुद चली जाती है उस बॉक्स को हटाने के लिए एंड यहाँ पर एबू उस बॉक्स को खोलने ही नहीं दे रहा था, जिस वजह से वह बॉक्स नीचे गिर जाता है और तोड़ उसके अंदर की रिसीव बाहर आ जाती है। इसे देखकर टीचर को बड़ा गुस्सा आता है एंड सभी की नजर भी उस रिसीव पर चली जाती है। टीचर यहाँ पर शीन से कह देती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही अनफेयर है, ये भी तुमने अपना खुद का प्रोजेक्ट नहीं बनाया। ए भी यहाँ पर ब्लेम शीन पर डाल देता है। शीन के पास यहाँ पर बोलने के लिए कुछ नहीं बचता। दूस यहाँ पर सभी से माफी मांगने लग जाती है कि वो एक्सीडेंट का स्टिकर खुद बखुदा शीन ने लगाया था मेरे ना कहने पर भी, लेकिन मैं यहाँ पर परन से माफी मांग चाहती हूँ, ये गलती मेरी भी वजह से हुआ है। सभी लोग यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि अरे वाह, या सब कुछ यहाँ पर फू फैमिली की वजह से हो रहा है। यह तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, हमें लगा नहीं था कि इनकी फैमिली कभी ऐसा काम भी कर सकती है। ए भी यहाँ पर अपनी मम्मा को बुलाने वाला था, बट यहाँ पर शीन उसका मुंह बंद करवाकर उसके स्टेज के नीचे ला देती है। ए भी कहता है कि देखना मेरी मम्मा होती तो वो मुझे जरूर जताती और इस बार एमी इस प्रोजेक्ट को जीतेगी। बाद में यहाँ पर शीन की नजर एमी के प्रोजेक्ट पर जाती है। वो कहते हैं कि टेंशन मत लो,
शीन नहीं जीत सकती है एंड यहाँ पर वो जाकर एमी के प्रज के ऊपर पैर देने वाली थी बट एमी उसे धक्का मार देती है तो शीर उस पर चिल्लाती है कि तुमने मुझे धक्का कैसे मारा। एमी कहती है कि आप बुरी आंटी हो, आप मैंने प्रजा के ऊपर पैर देने वाली थी, वो भी जानबूझकर। फिर इसके बाद में यहाँ पर प्रोफेसर बुलाने लग जाती है एमी को अपना प्रोजेक्ट बताने के लिए। एनिमी का मॉडल बहुत ही खूबसूरत होता है लेकिन एक्सप्लेनेशन जो था वो ब्लैक स्क्रीन पर लिखा हुआ था और वो उसे देखकर पत रही थी बट अचानक से वो ब्लैक सीन बंद हो जाता है एंड यहाँ पर हम जाव की ममा को देखते तो वह यहाँ से जेनीजा आ रही होती है उस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए, बट आंटी यहाँ से उसे जाने नहीं देती और उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं पर रोक लेती है और वह आंटी बताती है कि मैंने वो मैन्युस्क्रिप्ट को बंद कर दिया था। एब कौन होती है इस चीज को जीतने वाली? ये कंपटीशन तो हर बार से एबी जीता आ रहा है और उसी का हक बनता है। यहाँ पर जनी को बड़ा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपनी एक्स मदर इन लॉ को सुना ही देती है। कहती है कि आप हमेशा इनइक्वलिटी क्यों रखती हो और इतनी बड़ी पोजीशन पे आने के बाद भी अभी भी आप एक ख्यालात पुराने जमान जैसे, जहां पर वो लड़की से ज्यादा लड़कों को प्रायोरिटी देती हो। लेकिन यहाँ पर एमी जो होती है वो स्क्रिप्ट को बिना देखे पढ़ने लग जाती है और वह ऐसे पढ़ती है जैसे कि वो कोई पोयम पढ़ रही हो एंड सभी को यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि वो छोटी सी बच्ची बिना किसी स्क्रिप्ट को पढ़े हुए खुद बखुदा ये सारी चीजें बोल रही होती है। एंड उसका इस पोयम खत्म होने के बाद टीचर सभी के सामने एमी को इस कंपटीशन का विजेता घोषित भी कर देती है। दूसरा यहाँ पर एबी रो रहा होता है जहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि नेक्स्ट टाइम जरूर तुम जीतोगे। जलन के मारे आकर एबी तुरंत एमी के पास जाकर उसके पजे को नीचे गिरा देता है एंड यहाँ पर एमी भी उसे धक्का दे देती है क्योंकि एमी को भी बुरा लग रहा था कि उसकी मेहनत पुर से तो पानी फेर दिया। एंड यहाँ पर ग्रैंड माँ आकर एमी को सुना रही थी तो फिर उसकी मॉम भी आ जाती है यानी कि जनी एंड ग्रैंड माँ से कहती है कि अगर आप एबी को दोषी ठहरा रही हो तो उतना दोषी आपको अपनी ग्रैंडसन एबी को भी बोलना चाहिए क्योंकि उसने मेरी बेटी का प्रोजेक्ट तोड़ा हुआ है। और ये एक एक्शन का रिएक्शन था जो कि बहुत ही नॉर्मल था। बाद में यहाँ पर आंटी चिल्लाने लग जाती है, कहती कि मैं तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को स्कूल से निकाल कर आऊंगी। जेनी बोलती है कि ठीक है निकाल दो। ऐसे भी यहाँ पर सभी पेरेंट्स और कैमरे में सारी चीजें कैप्चर हो रही है कि आखिर किसके साथ इनजस्टिस हो रही है। सभी लोग यहाँ पर शीन को मिस्टेस बुलाने लगते हैं एंड कहते कि पू फैमिली में इतनी ज्यादा चीजें बिगड़ी हुई रहेंगी हमें कभी पता नहीं था। एंड वैसे भी वो लोग अपनी एक्स बहू के सामने बहुत ज्यादा ही नाइंसाफी कर रहे हैं। बाद में यहाँ पर वो ग्रैंड माँ बड़े गुस्से में एमी से पूछ रही होती है कि तुम ग्रैंड माँ के पास वापस नहीं आओगी और वह ऐसा कह रही थी ताकि वो बेचारी बच्ची डर जाए। लेकिन यहाँ पर एमी उससे निडर होकर उसका सामना करती है। कहते कि नहीं, आप बहुत बुरे इंसान हो, आप लोग मेरी मम्मा के साथ बहुत गलत बिहेव करते हो और मुझे आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना है। फिर बाद में यहाँ पर इतने में सबसे बड़े हेड आ जाते जो कि पूरे के पूरे स्कूल को ऑन करते हैं एंड हमें पता चलता है कि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि किम ने भेजा होता है क्योंकि कैमरामैन या जो सारी चीजें कैप्चर कर रहा था वो लाइव इंटरनेट पर जा रही थी। यहाँ पर वो ऑनर प्रिंसिपल से बोलने लग जाता है कि जो कुछ भी हुआ उसका तुम क्या करने वाले हो। प्रिंसिपल कहता है कि जाने दीजिए, ऐसी भी नॉर्मल चीजें तो है। तो फिर वो उसे कहते हैं कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, इंटरनेट पर सभी लोग हमारे स्कूल को लेकर बातें कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर पार्शल कर रहे हैं लड़के और लड़की को लेकर और यह डिसीजन मुझे आज ही लेना होगा। ग्रैंड माँ यहाँ पर ए का साइड लेती है कि वो बड़ा नार बच्चा है लेकिन यहाँ पर वो जो ओनर होता है वह साफ साफ सा से कह देता है कि आपको आपकी डायरेक्टर की पोस्ट से रिजाइन करना ही होगा क्योंकि ये हमारे स्कूल के पॉलिसी के अगेंस्ट है। यहाँ पर आंटी को गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे स्कूल का सबसे बड़ा स्पॉन्सर हम ही है। तो वो नर बताने लगता है कि हाँ तुम थे पर अब नहीं हो और हमें रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना ही होगा। यहाँ पर जाओ झगड़ने से मना कर देता है, कहता है कि ठीक है मैं रिजाइन कर दूंगा। बाद में यहाँ पर जनी इमी को लेकर वहाँ से चली जाती है जहाँ से जनी जा रही होती है तो फिर वहाँ पर जैसे बात करने के लिए जरूर आता है पर यहाँ पर जनी उसे इग्नोर करते हुए अपनी कार लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में हम यहाँ पर किम को देखते हैं, जनी को देखते और द इमी को देखते हैं जहाँ पर किम इमी से कह रहा होता है कि देखो तुमने आज यहाँ पर बहुत सारी मेहनत की है तो फिर मैं तुम्हें एक स्पेशल रेस्टोरेंट में लेकर जाऊंगा ड्रिंक देने के लिए। और वो लोग रेस्टोरेंट की ओर निकल जाते हैं। साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, शीन को और उनके कलीग्स को जो लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जा रहे थे। सी लोग यहाँ पर जाओ को कांग्रेचुलेशन कर रहे होते इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसकी वाइफ ने यानी कि एक्स वाइफ ने ALI कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जिसके बारे में यहाँ पर जाओ को खुद को पता नहीं था। तो फिर जाओ कहता है कि हाँ बहुत लकी है मेरी वाइफ और उसका दिमाग भी
बहुत ज्यादा है और वो बहुत स्मार्ट भी है। तो फिर यहाँ पर उनमें से एक लोग कहती कि वाइफ लेकिन तुम्हारा तो ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है, जिसे सुनकर जाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एंड यहाँ पर शीन समझ पा रही थी कि शीन का जात तो उतना ज्यादा काम कर नहीं रहा है और अभी भी यहाँ पर जाओ जनी को लेकर ये पूरा का पूरा स्टक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जाओ बाहर की ओर जाता है, जहाँ पर हम किम को, जेनी को और एमी को साथ में देखते हैं। साथ साथ जाओ की नजर भी उन पर पड़ जाती है। वो उनके पीछे जाता तो है लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो जान लेता है कि वह जेनी को अपनी लाइफ में अपने बिना सक्सेसफुल होने देने बिल्कुल भी नहीं वाला है। दोस्तों यहाँ पर फाइनली जेनी का वो टेस्ट वाला दिन आ ही जाता है, जहाँ पर वो ओलंपिक्स वाला मैच ऑनलाइन हो रहा होता है। एंड यहाँ पर जैसे ही जेनी शुरू का बात करने वाली थी वैसे ही यहाँ पर केबल कट जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो वो उसे सोचती है कि वो अपने फोन का हॉटस्पॉट यहाँ पर कनेक्ट कर लेगी, पर उसके फोन की बैटरी भी बहुत ज्यादा कम थी, जिस वजह से वो उसका हॉटस्पॉट भी कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। वह यहाँ पर वो नीचे की ओर चली जाती है सिक्योरिटी गार्ड को पूछने के लिए कि आखिर वो इलेक्ट्रिसिटी कब तक आएगी। अनम कार्ड्स बताते हैं कि आधे से जदी की इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, उसे आने में बहुत टाइम लग जाएगा, हो सकता है कि शाम या फिर रात भी हो जाए। जेनी को कुछ समझ नहीं आता एंड यहाँ पर वो एक स्टोर में चली जाती है ताकि वो कॉल करके किसी को तो बुला ले। और फिर बाद में यहाँ पर जेनी की बात होती है जाओ से, जहाँ पर जाओ से कह था कि क्यों बन गए तुम टॉप क्लास के स्टूडेंट, हो गए तुम पास अपने एएलआई एग्जामिनेशन में। तब जाकर यहाँ पर जनी को समझ आता है कि जन ये सारी की सारी चीजें जानबूझ के की है और तोन वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी से ने जानबूझकर कटवाई है ताकि यहाँ पर जनी उस डस्ट को दे ना पाए। यहाँ पर जनी को समझा रहा होता है कि देखो जनी, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो और तुम्हारे पास अभी भी चांस है, दवा उसकी बात को भूलकर मेरे पास वापस आ जाओ। बट यहाँ पर जेनी उसके पास जाने से साफ साफ मना कर देती है और वो उस कॉल को कट कर बाहर बैठकर ओवरथिंक करने लग जाती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि उसकी लाइफ की एक न्यू शुरुआत होगी, पर यहाँ पर सब कुछ उलझता ही जा रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो अकेली बैठकर पीच खा रही होती है, सोच रही होती है कि क्या सच में एग्जाम का नहीं दे पाएगी। पर इतने ही में यहाँ पर किम आ जाता है एक स्पोर्ट्स कार्ड के साथ में, जहाँ पर जेनी उसको स्पोर्ट्स कार्ड में जैसे ही बैठती है उसे समझ आता है और उसे याद होता है कि वो वही स्पोर्ट्स कार है जो सबसे पहले जेनी ने खरीदी हुई थी। किम कहता है कि हाँ, तुम जो सोच रही हो वो बात सही है, लेकिन फिलहाल अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा एग्जाम देना। और वो उसे लेकर अपने कंपनी चला जाता है, जहाँ पर जनी अपने एग्जाम को कंटिन्यू करती है। हालांकि बस उसके पास समय बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी उसका जो दिमाग होता है वह बहुत ही ज्यादा शार्प है। एंड फाइनली एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस का आंसर्स इजली कर भी देती है। दोस्त, हम यहाँ पर ज और उसके असिन को देखते हैं, जहाँ पर वो असिन आकर बता रहा था कि मैडम तो अपने घर पर है ही नहीं और उनके सारे सामान वहाँ से गायब हो चुके हैं। ज को यहाँ पर समझ नहीं आता कि आखिर जनी जा कहाँ सकती है और उनका शक और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। और दोस्तों, हम यहाँ पर शीन को देखते हैं जो कि एबी को बकरने के लिए गई होती है एंड एबी के साथ साथ यहाँ पर एमी भी बैठी हुई थी। शीन कहते कि तुम्हारी मॉम कितनी ज्यादा इरिस्पॉन्सिबल है, वो तो तुम्हें पिक करने के लिए भी नहीं आई। साथ साथ यहाँ पर शीन एबी के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी, जो कि एक छोटा सा बो एंड एरो होता है, पर उसका जो एरर था वो बहुत ज्यादा शफ था। एंड यहाँ पर शीन कॉल करके सारी बातें जाओ को बता देती है। जाओ कहता है कि तुम एमी को वहाँ पर से लेकर आ सकती हो, बट यहाँ पर एमी जो है वो उसके साथ जाने के लिए रेडी नहीं थी। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ब खुद आ जाऊंगा और उसे अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर होती है जनी, जो कि अपना एग्जाम कंप्लीट करते अपनी सुपर कार में आ जाती है अपनी बेबी को पिकअप करने के लिए। एंड यहाँ पर जब पहले से आया हुआ था जो एमी को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, पर एमी यहाँ पर उसके साथ जाने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं होती है। इतने में यहाँ पर वह अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश रह जाती है, पर यहाँ पर जाओ किम को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता और अपने गार्ड्स को उन्हें पकड़ने के लिए बोल देता है। दूसरी यहाँ पे वो चालाक शीन एबी को चढ़ाव बढ़ा रही होती है, कहती है कि देखो, अगर तुम इस बोन एरो से अपनी बहन को पकड़ोगे तो फिर तुम्हारे डर तुम्हें शाबाश ही देंगे और तुम पर बहुत खुश होंगे। एंड बेचारा बच्चा उसकी बातों में आकर वो एरो एमी के ऊपर शूट करने वाला था कि इतने में ही किम बीच में आ जाता है, जहाँ पर जेनी बहुत ज्यादा जाव को सुना देती है और उसे ये भी एहसास दिलाती है कि अगर तुमने एबी को अच्छे से समझाया होता, सिखाया होता, थोड़ी सी डांट लगाई होती तो वो आज इतना बदतमीज इंसान बनता भी नहीं। और बाद में यहाँ से वो उन्हें लेकर चली जाती है। जब यहाँ पर बबी से कहता है कि हमें जाकर तुम्हारी सिस्टर से माफी मांगनी पड़ेगी और वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में चले जाते हैं।
जहां पर एबी एमी से माफी मांगता है, बट यहाँ पर एमी उसे माफ करने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इस चीज की वजह से यहाँ पर एमी को बहुत ज्यादा हर्ट हो सकता था। दूसरे यहाँ पर एबी बताता है कि वो तो उसी ने दिया था। यहाँ पर जनी को बड़ा गुस्सा आता है तो वो शन को थप्पड़ ही मार देती है। एंड इतने में यहाँ पर जैसे रुकने लगता है तो फिर लिफ्ट की ओर से यहाँ पर हम किम को आता हुआ देखते हैं। एंड यहाँ पर जनी उन्हें इग्नोर करके किम और एमी के साथ में वहां से चली जाती है, जहां पर जाओ को समझ आ रहा है कि दिन ब दिन वो जनी को खोता जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर जनी जिम में जाती है किम के साथ में, जहां पर एमी कहती है कि मैं तो अंकल के साथ ही वर्कआउट करूंगी। किम कहता है कि जसूर तुम तो मेरी प्रिंसेस हो और तुम मेरे साथ ही रहोगी। दूसरा वपर जनी वो स्टाफ की हेल्प करने के लिए जाती है और यहाँ पर शीन की नजर जनी पर पड़ती है तो शीन को लगता है कि जेनी यहाँ पर साफ सफाई वालों का काम करती है तो वो उसे सुनाना शुरू कर देती है। साथ साथ यहाँ पर जा भी आकर कहता है कि तुम्हारे फंड्स मैंने फ्रीज क्या कर दी, तुम्हें ये सारे काम करने पड़ रहे हैं, ना जाने तुम्हारा क्या ही होगा। जनी कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी चिंता करो। एंड यहाँ पर वो स्टाफ के साथ वहां से चली जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जाव को, जो कि क्लब में बैठ के कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रहा था। एंड यहाँ पर वो किम को कॉल लगा देता है, जहाँ पर कॉल पर उनकी नोक चोक हो जाती है। किम कहता है देखो जाओ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लॉ के अकॉर्डिंग अब लीगली तुम लोग हस्बैंड ए वाइफ नहीं हो, तो फिर तुम्हें उसके लाइफ में दखल अंदाज करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं जो उसके साथ करना चाहता हूँ वो तो मैं करूंगा, मैं उसके साथ फ्रेंड बनकर रहूं, बॉयफ्रेंड बनकर रहूं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं बनता। बाद में यहाँ पर जेनी को और मिमी को देखते हैं जो कि जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर किम सामने आ जाता है। स्टाफ को पता होता है कि किम यहाँ पर 2 घंटों से उनका इंतजार कर रहा था। एंड फाइनली वो लोग बाहर आ गए थे। इतने में यहाँ पर जनी को ALI कंपटीशन वालों से कॉल आ जाता है और वो लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए। एंड साथ उसके रिपोर्ट्स और साइट उसे ट्रांसफर करने बोल देते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर जेनी एमी को लेकर स्कूल चली जाती है, जहां पर एबी जो होता है वो एमी के अगेंस्ट सारे रूमर्स फैला देता है कि वो यहाँ पर एग्जाम्स में चीटिंग की करती है। एंड यहाँ पर आपस में सभी में झगड़ा हो जाने लगता है। पर इतने में यहाँ पर ढेर सारे इंटरव्यूअर्स आ जाते हैं, यानी कि रिपोर्टर्स जो यहाँ पर आते जनी का इंटरव्यू लेना शुरू करते थे। एंड यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि जनी यहाँ पर ALI वाले कंपटीशन में टॉप 1 पोजीशन पर आई है और सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते हैं। एंड यहाँ पर साथ साथ सभी लोग इमी से कह रहे थे कि वाओ इमी, तुम्हारी मम्मा कितनी ज्यादा स्मार्ट है, काश हमारे पास भी ऐसी मम्मा होती। एबी कहता है कि हाँ, यह तो मेरी ही मम्मा है, बट यहाँ पर वो उसे अपना बेटा कबूल करने से मना कर देती है। रिपोर्टर्स यहाँ पर उसके बच्चों के बारे में पूछते, उसकी फैमिली के बारे में पूछते, बट यहाँ पर वो सभी को बताती है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है और तो उसकी सिर्फ एक ही बेटी है जिसका नाम एब है, जिसे सुनकर यहाँ पर एबी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। दूसरा यहाँ पर रिपोर्टर्स थे सारे सवाल उसे पूछना शुरू कर देते हैं। इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है जो कि शीन के साथ मिला हुआ था। एंड यहाँ पर वो जनी को क्रिटिसाइज करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जनी को बचाने के लिए किम ने ऑलरेडी प्लान बनाकर रखा था, क्योंकि ये सारी चीजें न्यूज मीडिया में आ रही थी। किम ने यहाँ पर स्कूल के ओनर को सारी चीजें बताकर रख दी थी। वो स्कूल का ओनर चला जाता है प्रिंसिपल को शाबाशी देने के लिए और यहाँ पर उसे एक एग्रीमेंट देने लगता है जिसके अंदर कैंसलेशन एग्रीमेंट होता है। औरत यहाँ पर उस प्रिंसिपल को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। दोस्तों हम यहाँ पर को देखते जहाँ पर सभी लोग ऑफिस में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे ALI कंपटीशन की नंबर 1 जनी से मिलने के लिए। यहाँ पर सा के पार्टनर्स उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करते, क्योंकि आपकी वाइफ इस मैथमेटिक कंपटीशन में जीत गई है, जो कि 3 साल में बस एक बार ही होता है और उसे क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर वो लोग उससे पाज मांगने लगते हैं। बाद में यहाँ पर वो उन्हें मीटिंग रूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो सभी के सामने सारी सच्चाई बता देता है कि उसका और उसकी वाइफ का ऑलरेडी टाफोर्स हो चुका है। और यह बात को सुनकर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर जाओ को और शीन को देखते हैं, जहाँ पर शीन जनी को लेकर चढ़ाव बढ़ाकर जाओ से बात कर रही होती है कि तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हारी इमेज और रेपुटेशन को खराब कर रही है। सभी को लग रहा होगा कि तुम भी उसकी लाइफ में एक डार्क होल बनकर आए रहोगे, जिस वजह से जेनी अपग्रेड नहीं हो पा रही थी। और तो और जैसे ही तुम्हारा डाइवोर्स हुआ, जनी के पास जितने भी सक्सेसफुल चीजें थी वो खुद बखुदा। इसके बाद हम यहाँ पर जेनी को देखते, जहाँ पर वो ऑनलाइन पोस्ट भी आ गया होता है कि आखिर इस लड़की का डाइवोर्स क्यों हुआ होगा। ऐसे भी इस लड़की ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक दिन पहले ही किया हुआ था या फिर आखिरी दिन किया हुआ था। आखिर वह 1 महीने के अंदर अंदर सारी चीजें कैसे पढ़ सकती है। लगता है शायद से इसने चीटिंग की होगी और इसे कई सारे एलिगेशंस जनी पर लगाए जाते हैं।
जहाँ पर वह बेचारी सारे कमेंट्स को पढ़कर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जाओ की कंपनी में जापान से एक पार्टनर आता है जो कि उसे कहता है कि आपको अपनी वाइफ को हमारी कंपनी में ज्वाइन करवाना होगा, जिस वजह से हमारी कंपनी की जो प्रॉफिट होगी 6 मिलियन से ज्यादा बढ़ जाएगी। बट इसके बाद में यहाँ पर उस पार्टनर को बड़ी तो खबरी मिलती है कि उन दोनों का डाइवोर्स ऑलरेडी हो चुका है और ये चीज तो न्यूज़पेपर ही आ रही थी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे को देखते हैं, जहाँ पर जनी जब लिविंग एरिया में आती है तब वहाँ पर किम उसे फोन देता है और कहता है कि देखा तुम्हारे खिलाफ जितने भी एलिगेशंस थी चीटिंग को लेकर वो सब कुछ अब खत्म हो चुकी है। एंड यहाँ पर जनी देखती है कि जिस दिन वो एग्जाम दे रही थी उस दिन का फुटेज यहाँ पर किम ने ऑनलाइन अपलोड कर दिया था ताकि सभी को समझ आ पाए कि उसने कोई चीटिंग नहीं की है और तो ट्रस्टवर्दी ने से उससे अपना सारा एग्जाम दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर किम को देखते हैं जो कि अपनी चोट पर दवा लगा रहा होता है। एंड इतने में वहाँ पर जनी आ जाती है तो वो उसकी हेल्प करने लग जाती है और फिर हमें यहाँ पर कुछ समय का सीन बताया जाता है जो कि इसी दिन का होता है। एंड यहाँ पर किम ऑलरेडी प्रिपेयर होकर बैठा हुआ था कि जैसे वो अपनी शर्ट उतारे वैसे ही वहाँ पर जनी आ जाए, पर यहाँ पर जनी के बदले वो स्टाफ आती है तो वो स्टाफ को वहाँ से भगा देता है। बट हाल खर उसका प्लान जो है वो कामयाब हो ही जाता है। एंड यहाँ पर जैसे ही वो शर्ट पहन रहा होता है जनी उसके मसल्स को नोटिस करती है। किम कहता है कि अब देखना बंद भी करोगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। जनी बाद में यहाँ पर उससे माफी मांगने लग जाती है एंड किम यहाँ पर उसे एक बेट लगाता है जो कि कार रेस की होती है और जेनी यहाँ पर बड़ी खुश हो जाती है उस रेस में उसका साथ देने के लिए। यहाँ पर वो लोग खुद के साथ भी एक मैच करते तो है, लेकिन यहाँ पर रात जाती है जहाँ पर थे सारी रेसर्स आने वाली थे अपना मैच करने के लिए और उनमें से एक रेसर होता है हमारा जाबी, जहां पर जा और किम के बीच में बैट लग जाती है। एबी कहता है कि देखना मेरे डैडी जीत कर रहेंगे। बट यहाँ पर किम एबीसी जबान नहीं लगाता है क्योंकि उसे पता होता है कि एबी अभी बच्चा है, उसे जितना छूट दूंगी वह इतना ही बुरा बोलते जाएगा। फिर बाद में यहाँ पर वो मैच की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मैच को साव ही जीतने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि जेनी ऐसा होने दे रही थी क्योंकि जनी के पास ऑलरेडी एक मास्टर प्लान था। एंड बाद में यहाँ पर फाइनली जनी उस रेस को जीत जाती है और किसी को पता नहीं होता कि किम का पर्सनल ड्राइवर, जिसे वो पर्सनल ड्राइवर बुला रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि जेनी थी। यहाँ पर ये भी कहता है कि प्लीज ड्राइवर अंकल बाहर आइए, मैं आपका फैन हो चुका हूँ। एंड यहाँ पर जेनी अपनी कार से बाहर आती है बट यहाँ पर वो अपना हेलमेट उतार इसके पहले वहाँ पर वो स्टाफ आ जाती है, कहते हैं कि मिस्टर जाओ आप इस बेट को हार चुके हो और अब यहाँ पर आपको उस गाड़ी को साफ करना होगा। एंड यहाँ पर वो बकेट और वो खटाना गाड़ी को लेकर आ जाती है जिस वजह से यहाँ पर सभी के सामने जकी तो बेइज्जती हो जाती है। बट यहाँ पर कोई भी जनी की शक्ल नहीं देख पाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर जक को देखते जो कि सो रहा था एंड यहाँ पर उसे जेनी के सपने आ रहे थे और उसे लग रहा था कि वो रेसिंग कार वाली इंसान कोई और नहीं बल्कि जनी होती है और सपनों में तो उन्होंने मेकआउट भी कर लिया होता है, लेकिन फिर वो सपनों से बाहर निकलता है जहाँ पे वो बड़ा उदास हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर किम चला जाता है जेनी को फाइनल राउंड के लिए छोड़ने के लिए, यानी कि ये जो टेस्ट हुआ होता है उसका एक फाइनल राउंड होने वाला था जो कि लाइव होने वाला था और तौर फिजिकली भी यहाँ पर जनी चली जाती है तो सभी लोग लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते। इतने में हम यहाँ पर जक और उसकी मॉम को देखते तो उसकी मॉम उसे बोलने लग जाते कि जनी को तुम्हें ये सब करने से रोकना होगा, पर यहाँ पर जा साफ साफ अपनी मॉम से कह देता है कि उसे जो करना है करने दो, मुझे उसकी लाइफ में दखल अंदाजी पकड़ना बिल्कुल नहीं पसंद है। बाद में यहाँ पर वो अपने कॉन्फ्रेंस मीटिंग रूम में होता है जहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हेड्स उसे बता रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर जेनी को बीटी और डिपार्टमेंट में वापस जाना ही होगा क्योंकि उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट वापस इंक्रीज हो सकता है। और ऐसे भी किम तुमने कहा हुआ था ना कि तुम जनी का जो डाइवोर्स है वो कैंसिल कर दोगे और तुम लोग वापस से हैप्पी कपल्स बन जाओगे, लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं होता है कि वो ये चीज करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। किम कहता है कि हाँ, लेकिन हम उसे वो पोजीशन पर तभी पहुंचाएंगे जब यहाँ पर वो इस मैच को जीत पाएगी ना। एंड बाद में वो लोग वो उस मैच को लाइव ऑन कर देते हैं जहाँ पर रिजल्ट्स भी उसी समय घोषित होने वाले थे। एंड यहाँ पर टेस्ट होने के बाद चेकिंग होने बाद फाइनल रिजल्ट्स आ जाते हैं जहाँ पर जेनी ही पूरे के पूरे वर्ल्ड में टॉप नंबर पर आई होती है। ये चीज सुनकर तो सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अब वो उसी कंपनी में ज्वाइन कर लेगी। बट यहाँ पर जाओ को बड़ी उदासी होती है एंड ये सभी के सामने कन्फेस कर देता है कि अभी तक उनका डाइवोर्स ही
हुआ है वो लोग वापस से पैच अप नहीं किए हैं। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दोस्त हम यहाँ पर किम को देखते जो कि जनी को पिक करने के लिए गया होता है। ढेर सारे रिपोर्टर्स उसका फोटोज खींच रहे थे और उसका इंटरव्यू दे रहे थे एंड यहाँ पर किम उसके लिए बड़ा प्रेशियस का गफ लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर जेनी को समझ आ रहा था कि वो किम से दिन ब दिन क्लोज होती जा रही है। फिर यहाँ पर वो लोग एक इवेंट के लिए रेडी होने लग जाते हैं जहाँ पर जेनी सारे ड्रेसेस को पहनकर अपने फोटोज क्लिक करती है एंड उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर किसे दिखाए। तो फिर यहाँ पर वो फोटोज किम को सेंड कर देती है एंड जैसे ही यहाँ पर वापस घर चली जाती है चेंज करने के लिए, किम यहाँ पर अपने फोटोज भेज देता है, वो भी बिना शर्ट्स के। कहते हैं कि माफ कर देना, मैंने तुम्हारे फोटोज तुम्हारी परमिश के बिना देखे, तो फिर तुम्हारा भी तो हक बनता है कि तुम मेरी फोटोज को देखो। जनी यहाँ पर उसकी फ्लर्टिंग वे को देखकर हंसने ही लग जाती है। इसके बाद में फाइनली वो इवन वाला दिन आ ही जाता है जहां पर मिस्ट किन के साथ साथ में उसके जैन भी खड़े हुए होते हैं। इतने में यहाँ पर जैनी मम्मी के साथ आ जाती है और साथ साथ जीन और एबी भी वहां पर होते हैं। यहाँ पर जजान बूझकर एबी को वहां पर लेकर आया हुआ था किसी इंटेंशन के साथ में। बाद में यहाँ पर वो लोग वीआईपी एंट्री लेते हैं। जक और एबी को तो एंट्री मिल जाती है पर यहाँ पर वो बॉडीगार्ड शन को तो जाने ही नहीं देता, उसे बाहर रोक देता है कि ये कहते हुए कि आपका इनविटेशन में नाम तो है ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर जब जैनी अंदर होती है तो फिर वहां पर जाओ चला जाता है उससे बात करने के लिए। जाओ असल में एबी को इसलिए लेकर आया होता है ताकि वो जनी का पहला फुसला सके दिल और उसे वापस से अपने मैरिज वाली चीज में उतरा सके और वापस से उसकी लाइफ पहली जैसी बन जाए। लेकिन यहाँ पर जेनी को पता होता है कि वो साओ के साथ वापस नहीं जाने वाली है, तो वो साओ से कह दे कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मैं अपना जो दिमाग है और अपना जो डिसीजन है वो वापस नहीं बदलने वाली हूँ। एंड वहाँ से वो चली जाती है जहाँ पर किम सा से कह रहा था कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुमने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है अपनी जिंदगी से और तुम जनी को डिजर्व बिल्कुल नहीं करते हो। दोस्तों यहाँ पर एबी और सा बाहर जाते हैं जहाँ पर एबी तो शीन पर चला ही देता है कि तुम्हारी सारी वजह से मम्मा मुझे और डैड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और यहाँ पर शीन के हाथों से भी सबको चला जाता है। फिर दूस हम यहाँ पर किम को और जेनी को देखते जहाँ पर जनी नीचे सभी लोगों को इवेंट में देख रही होती है और अपने सक्सेस को भी। इतने में यहाँ पर किम पीछे से आता है तो जनी यहाँ पर उसे चीज करने लग जाती है। किम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता एंड जनी तुरंत ही यहाँ पर उसे सामने से किस कर देती है जिससे किम बहुत ज्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है एंड यहाँ पर वो सामने से ही अपनी फीलिंग से कन्फेस कर देता है। जनी कहता है कि पता है मुझे, जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिली थी तब से मुझे सारी चीजें ऑलमोस्ट समझ आने लग गई थी, लेकिन तुमने आज तक अपनी फीलिंग से कन्फेस किया ही नहीं, बट फाइनली तुमने कर ही दिया। एंड यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं जहाँ पर हम ग्रैंडपा और ग्रैंड डॉटर को देखते हैं, यानी कि एमी को और प्रोफेसर वै को, जो उन्हें किस करते हुए देखते हैं। एंड यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंडफादर बुलाने के लिए हाँ बोल देते, यानी कि पूरी की पूरी फैमिली अब एक साथ हो जाती है। इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।